बहुत समय पहले की बात है। परिदेश में फूलपरी नाम की एक परी रहा करती थी। उस परी के पंख सुंदर सुंदर फूलों से बने हुए थे। फूलपरी हमेशा पृथ्वी पर जाकर गरीब लोगों की मदद किया करती थी। साथ ही उसकी 5 बेटियां भी थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को भी मदद करना सिखाती थी। ऐसे ही एक दिन फूलपरी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं आज पृथ्वी पर लोगों की मदद करने नहीं जा पाऊंगी। इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है कि तुम 5 बहनें साथ में जाकर पृथ्वी पर लोगों की मदद करो। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम 5 बहनें पृथ्वी पर जाकर गरीब और मजबूर लोगों की मदद करेंगे। लेकिन तुम सब थोड़ा सावधान रहना। समय के साथ साथ लोग बहुत लालची होते जा रहे हैं। वो लोग अपनी लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। ठीक है माँ, हम सभी बहनें बिल्कुल सावधान रहेंगी। अब हम जा रही हैं। चलो सब। उसके बाद फूलपरी की 5 बेटियां पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें एक गांव दिखाई देता है। उस गांव के सभी घर पुराने और टूटे हुए थे। और तो और वहाँ पर रह रहे लोगों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। 5 बहनें उस गांव के मैदान में पहुँच जाती हैं और सभी लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लेती हैं और उनसे कहती हैं, सुनिए गाँव वालों, आप घबराइए नहीं। हम सभी आप लोगों की मदद करने आई हैं। हम परिदेश की फूलपरी की बेटियां हैं। कहो, तुम सबको क्या चाहिए? हमारी खेती अच्छी ना होने के कारण हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं बेटा। और परी जी, बारिश आने पर हमारे घरों में पानी भर जाता है, जिस वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चिंता मत करो, हम 5 बहनें थोड़ी ही देर में तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देंगी। उसके बाद 5 परी बहनें अपने अपने पंख में से फूल तोड़ने लगती हैं और गांव वालों को दे देती हैं। तुम सब इन फूलों को अपने घर में रख लो और थोड़ी ही देर बाद इनका चमत्कार देखना। उसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों में फूल रख लेते हैं और थोड़ी ही देर के बाद सभी के घर पक्के और आलीशान हो जाते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी गांव वालों के घर पक्के हो गए हैं। अब हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करेंगे। उसके बाद 5 बहनें फिर से अपने पंख में से फूल तोड़ती हैं और उसे जमीन पर लगा देती हैं। देखते ही देखते थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक सोने का पेड़ प्रकट हो जाता है। सुनो सभी लोग, ये एक सोने का पेड़ है। इससे तुम जो कुछ भी खाने की चीज मांगोगी, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। देखो ऐसे जादुई पेड़, गांव वालों के खाने के लिए बहुत सारा खाना दे दो। फूलपरी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। वो सब देखकर गांव वाले खुशी से नाच उठते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम लोग इस पेड़ से खाना लेकर शहर में जाकर खाने का व्यापार शुरू करो। बहुत आमदनी होगी तुम्हारी। लेकिन तभी वहाँ पर उस राज्य की राजकुमारी आ जाती है और राजकुमारी कहती है, तुम लोग कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रही हो? राजकुमारी जी, ये फूलपरी की बेटियाँ हैं। ये यहाँ पर हमारी मदद करने आई हैं और इन्होंने आज हमारी बहुत मदद भी की है। इन्होंने अपनी जादू से हमें खाने के लिए एक जादुई सोने का पेड़ भी प्रकट करके दिया है। अच्छा, तो इन लड़कियों के पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। तुम 5 मेरे साथ मेरे महल में चलो। तुम सब अपनी जादुई शक्तियों से मेरे महल को सोने का महल बना देना और साथ ही मुझे खाना देने वाला पेड़ भी प्रकट कर देना। हमारी माँ ने यहाँ पर हमें गरीबों की मदद करने के लिए भेजा है, ना कि अमीरों की। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम्हारी
तुम्हारे स्वभाव से लगता है कि तुम बहुत ही लालची हो। तुमने आज तक अपने राज्य के लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम चाहती तो इन लोगों को किसी भी चीज की दिक्कत ना होने देती। अभी भी समय है, यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, तुम मेरा अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अब मैं तुम पांचों बहनों को कारावास में डलवा दूंगी। राजकुमारी का इशारा पाकर पीछे खड़े कुछ सैनिक पांचों बहनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पांचों बहनें उन सैनिकों को बहुत मारती हैं। वो सब देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। देख लिया राजकुमारी, अब जल्दी से भाग जा यहाँ से, वरना तेरा भी यही हाल होगा। ऐसा सुनकर राजकुमारी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद पांचों बहनें गांव वालों से विदा लेकर वापस अपने परी लोग लौट जाती हैं। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। पांचों बहनें अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाती हैं और गांव वालों की सारी समस्याएं भी खत्म हो जाती है। कई सालों पहले की बात है, जब एक सुंदर सा परिदेश हुआ करता था। उस परिदेश में सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। वहीं एक छोटे से घर में मोहिनी और सुहानी नाम की दो परी बहनें रहती थीं। उन दोनों के माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थी, लेकिन उन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। वो हमेशा खुशी से रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों परी बहनें पृथ्वीलोक के मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। शॉपिंग करने के बाद दोनों जैसे ही मॉल से बाहर निकल रही थीं कि तभी उन्हें वहाँ 5 गरीब लड़कियाँ दिखाई देती हैं। वो सभी लड़कियाँ लोगों से भीख मांग रही थीं, लेकिन मॉल के सामने खड़ा चौकीदार उन सभी लड़कियों को थप्पड़ मार रहा था। तभी अचानक सुहानी देखती है कि एक लड़की के सर पर चोट लग गई है और उसमें से बहुत खून बह रहा है। ये देखकर सुहानी परी से रहा नहीं जाता और वो चौकीदार को डांटने लगती है। अरे निर्दयी इंसान, तुम पागल हो क्या? इन मासूम बच्चियों को मारते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ओ मैम साहब, ये सब मैं मेरी मालकिन के कहने पर ही कर रहा हूँ। ये सभी लड़कियाँ रोजाना यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ भीख मांगकर मॉल में आने वाले सभी कस्टमर को परेशान करती हैं, इसीलिए भगा रहा हूँ। कि तभी वहाँ मॉल की मालकिन भी आ जाती है और चौकीदार की बातों से सहमति जताने लगती है। अरे परी जी, इन भिखारियों पर इतना तरस मत खाइए। ये बहुत ही चालाक लोग हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ये लोग तो गंदी नाली के कीड़े हैं। अरे रहने दे सुहानी, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ इन्हें। फिर चौकीदार और मालकिन के जाने के बाद वो परियां उन 5 लड़कियों के पास जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम 5 यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? परी जी, हम बहुत भूखे हैं। हमने 3 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। कोई हमें खाना ही नहीं देता। हम लोगों से कितनी भी मिन्नतें कर ले, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं करता। ये सुनकर दोनों परी बहनों को उन पर बहुत तरस आता है। बेटा परेशान मत हो, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो हम तुम्हें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हैं। उसके बाद दोनों बहनी उन बच्चों को पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें खाना खिलाने लगती हैं और वो बहुत ही मजे से खाना खाती हैं। फिर खाना खाने के बाद वो परियां उन लड़कियों से पूछती हैं, आखिर तुम सब इस तरह यहाँ भीख क्यों मांग रही थी? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम लोगों का कोई घर नहीं है क्या? कहाँ रहती हो तुम लोग? हम 5 बहनी है परी जी, और हम सब अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ दिनों पहले तक हम एक अनाथ आश्रम में रहते थे, लेकिन हमें वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब हम सड़क पर फुटपाथ पर ही सोते हैं। हमारा कोई भी नहीं है।
हाँ परी जी, पेट भरने के लिए हमें लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। हमारे माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था, लेकिन क्या करे परी जी, हमारी कोई मदद भी नहीं करता है। माता पिता के ना रहने से कितनी तकलीफ होती है हमें पता है, क्योंकि हमारे भी माता पिता नहीं हैं। बहन, हमें इन बच्चियों के रहने खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो ये बेचारियां कहाँ पर रहेंगी। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन सभी बच्चियों के रहने खाने का इंतजाम कर सकें। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तू तो जानती है कि हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। तो अगर हमने आज इनकी मदद की तो हमें आज खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हमारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इन बच्चियों की भलाई करने में अगर हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं तो हो जाए, लेकिन मैं इन्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। इन्हें तो कई दिन खाना भी नहीं मिलता। हमें अगर आज खाना नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो बिल्कुल ठीक कहती है बहन, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों बहनें अपने जादू से उन सभी बच्चियों को लेकर एक नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों नदी के किनारे की मिट्टी खोदने लगती हैं और उस मिट्टी से वो दोनों 5 फ्रॉक तैयार कर लेती हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी जादुई छड़ी को उन 5 फ्रॉक के ऊपर रख देती हैं और बोलती हैं, चलो बहन, अब हम दोनों को मंत्र पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। फिर वो दोनों बहनें जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती हैं और थोड़ी ही देर के बाद दोनों बहनों की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी बाहर निकलकर 5 जादुई फ्रॉक के चारों तरफ फैल जाती है और अगले ही पल वो 5 फ्रॉक सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फ्रॉक में बदल जाते हैं। हमने जादुई 5 फ्रॉक तैयार कर लिए हैं प्यारी बच्चियों। अब ये 5 जादुई फ्रॉक हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करेंगे। आज से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर मोहिनी परी जादुई लाल फ्रॉक से कहती है, सुनो जादुई लाल फ्रॉक, अब इन 5 बहनों के रहने का इंतजाम करो। मोहिनी परी के इतना कहते ही जादुई लाल फ्रॉक के अंदर से घर बनाने का ढेर सारा सामान बाहर निकलने लगता है। उसके बाद सुहानी परी जादुई हरे फ्रॉक से बोलती है, हे जादुई हरे फ्रॉक, घर बनाने का सारा सामान आ गया है। अब तुम घर बनाने के लिए मजदूरों को प्रकट करो। उसके बाद जादुई हरे फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे मजदूर बाहर निकलने लगते हैं। फिर वो सारे मजदूर वहाँ जल्दी जल्दी घर बनाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बस कुछ ही देर में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है। ये देख वो सभी 5 बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। इतना सुंदर घर देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वो दोनों परी बहनें उन 5 बहनों से कहती हैं, देखो बेटा, ये बैगनी फ्रॉक तुम सभी को रोजाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना पका कर देगा। चलो, हमने तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम कर दिया। अब तो तुम सब खुश हो ना? और हाँ, ये बाकी के दोनों पीले और नीले फ्रॉक तुम्हारी हर मुसीबत से हिफाजत करेंगे। हाँ परी जी, आपने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। सच में आप दोनों बहुत अच्छी हो। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, अब हमारे परी लोग जाने का वक्त हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, नहीं तो परी लोग का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस तरह उन 5 अनाथ बहनों का भला करके दोनों परी बहनें अपने घर वापस लौट जाती हैं। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें बिना किसी तकलीफ के
उस घर में आराम से रहने लगती हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पास के जंगल में रहने वाली एक खतरनाक चुड़ैल नदी में पानी पीने के लिए आती है कि तभी चुड़ैल की नजर उस घर में रह रही 5 बहनों पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी लड़कियाँ हैं। आज तो मेरी दावत होने वाली है। उसके बाद चुड़ैल उन 5 बहनों को मारने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाती है। चुड़ैल को देखकर वो 5 बहनें डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। अरे अचानक यहाँ पर चुड़ैल कैसे आ गई? ये तो बहुत खतरनाक है। अब हमें कौन बचाएगा? लगता है आज हमारा आखिरी दिन है। ये चुड़ैल तो अब हमें मार कर खा जाएगी। वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी जादुई 5 फ्रॉक हवा में उड़ते हुए चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ समझ पाती, उन 5 फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलकर चुड़ैल के ऊपर गिरने लगते हैं और चुड़ैल के सर पर चोट लग जाती है। अरे मर गई रे! अरे मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। चुड़ैल को घायल देखकर 5 बहनें उस चुड़ैल को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगती हैं। उसके बाद चुड़ैल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल दोबारा नदी के किनारे जाने की हिम्मत भी नहीं करती और यहाँ 5 बहनें उस बड़े से घर में जादुई 5 फ्रॉक के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। बदलापुर नाम के एक गांव में ललिता नाम की एक विधवा औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन गांव में जंगली जानवर आ जाते हैं और उसे अपनी बच्चियों को बचाने के चक्कर में ललिता बेचारी घायल हो जाती है। फिर जब उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी तो उसने मनोरमा नाम की एक बुढ़िया को अपनी 5 बेटियों की देखभाल के लिए छोड़ दिया और वो अपनी बेटियों को छोड़कर स्वर्ग चली गई। और तब से ही वो 5 बहनें उस बूढ़ी मनोरमा के घर पर ही रहने लगी। ऐसे ही एक दिन की बात है। 5 बहनें खाना खाने बैठती हैं, लेकिन आज खाना बहुत कम था। अरे ये क्या, आज भी सूखी रोटी? आपने हमारी माँ से वादा किया था कि आप हमारा अच्छे से ख्याल रखोगी। आपको एक बात बता दें, हमारी माँ गरीब जरूर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें भूखा नहीं सोने दिया था। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी। आज इतना ही खाना है बेटा, आज थोड़े में ही गुजारा कर लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चियों। कल मैं जमींदार जी से उधार में कुछ पैसे लेकर आऊंगी। अरे नानी माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम चारों, ये क्या बदतमीजी है? अपने से बड़ों से ऐसे बात करता है क्या कोई? हमारी माँ ने क्या हमें यही सिखाया था? आपने हमें रहने की जगह दी और हमारे खाने पीने का ख्याल रखा। भला क्या आज के जमाने में कोई ऐसा करता है क्या? इस तरह नेहा बात को संभाल लेती है और फिर वो चारों बहनें वही सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। और यहाँ नेहा हमेशा मनोरमा के साथ काम में हाथ बटाया करती थी और बाकी की चारों बहनें बस हमेशा खेलती ही रहती थी। उन चारों को तो खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन कविता बूढ़ी मनोरमा से कहती है, नानी माँ, कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए जन्मदिन पर अच्छा सा लहंगा दिला सकती हैं? हमें हर साल हमारी माँ जन्मदिन पर लहंगा दिलवाया करती थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल तुम्हारा जन्मदिन है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेहा बेटा, घर को जरा अच्छे से सजा देना और मैं जमींदार से पैसे उधार लेकर अपनी बेटियों के लिए नए नए लहंगे और केक भी लेकर आऊंगी। ठीक है बिटिया? फिर अगले दिन
बूढ़ी मनोरमा जमींदार से पैसे उधार लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके उधार में लिए सारे पैसे इलाज में ही लग जाते हैं। फिर जब मनोरमा घर पर आती है तो नेहा हैरान होकर पूछती है, अरे नानी माँ, ये क्या, आपको कितनी ज्यादा चोट लगी है? कुछ नहीं, ये सब बस एक ड्रामा है। कविता, जुबान संभाल कर बात करो। ये सब क्या कह रही हो? कभी भी कुछ भी कहना शुरू कर देती हो। कविता बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं उधार के पैसे लेकर आ ही रही थी और ये सब हो गया। मुझे माफ कर देना। मेरी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, बुढ़ापे की हड्डियां हैं। पता नहीं मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। नानी माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो हम सब की है। हम पांचों को पालने के लिए आप कितनी ज्यादा मेहनत करती हैं। आपकी ये उम्र काम करने की नहीं है, इसलिए अब से हम सब काम करेंगे और आप आराम करेंगी। फिर नेहा अगले दिन से अपनी चारों बहनों को जमींदार के यहाँ काम करने के लिए ले जाती है और इस तरह वो पांचों बहनें रोजाना जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। लेकिन फिर एक दिन नेहा को एक हिरन मिलता है जो कि घायल होकर जमीन पर पड़ा था। अरे बेचारे को कितनी ज्यादा चोट लगी है। एक काम करती हूँ, मैं इसे घर ले जाती हूँ और इसकी देखभाल करती हूँ। फिर क्या था, इतना कहकर नेहा उसे अपने घर ले आती है। छी, दीदी, इस हिरन के मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप इसे क्यों उठाकर ले आई है यहाँ पर? ये जानवर है, बेचारा बोल नहीं सकता, इसे दर्द हो रहा होगा। हमें इसके दर्द को समझना चाहिए। जाओ जल्दी से हल्दी का लेप बना कर ले आओ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी। नहीं लेकर आओगी? ठीक है, अगर इतनी ही ज्यादा बदबू आ रही है तो बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे घर के अंदर जाओ। उसके बाद नेहा की चारों बहनें चुपचाप अंदर चली जाती हैं और हिरन की बिल्कुल भी मदद नहीं करती। यहाँ नेहा जल्दी से हल्दी का लेप बनाती है और वो लेप हिरन के पास ले आती है। फिर वो उस हिरन को लेप लगाती है। ऐसे ही रोजाना वो उस हिरन की सेवा करने लगती है, पर सेवा करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन वो हिरन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नेहा उदास मन से हिरन से कहती है, प्यारे हिरन, तुम्हारा घाव ठीक ही नहीं हो रहा है। तुम्हें इस दर्द में करहाता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नेहा के इतना कहते ही अचानक से वो हिरन बोलने लगता है। नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह मेरा ख्याल रखा। मैं कोई आम हिरन नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली जादुई हिरन हूँ। मैं एक काली शक्ति के चपेट में आ गया। काली शक्तियाँ तभी नष्ट हो सकती हैं जब तुम पांचों बहनें अपना थोड़ा थोड़ा खून मुझे दोगी। क्या तुम अपना थोड़ा थोड़ा खून देकर मुझे इस काली शक्ति से मुक्त कर सकती हो? हिरन की ये बात सुनकर चारों बहनें हैरान हो जाती हैं और गुस्से से लाल होकर उस हिरन से कहती हैं, बड़ा आया खून लेने वाला, तो जैसे बदबूदार हिरन को हम अपना खून देंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम तुम्हें अपने खून की एक बूंद भी नहीं देने वाले। चल हट यहाँ से। देखो मेरी प्यारी बहनों, हमें इस मासूम जानवर की जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा खून दे देना चाहिए। देखो बहनों, हमें मुसीबत में आए इंसानों, जानवरों और पक्षियों की मदद करना चाहिए। यही इंसानियत होती है। हिरन, अगर मेरी प्यारी बहनें अपना खून नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। नेहा के इतना कहते ही वो हिरन एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है और वो पांचों बहनें हैरान हो जाती हैं। तभी वो परी उनसे कहती है, नेहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो।
मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं हमेशा पृथ्वी के अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हारी बहनों को भी मिलेगा। मैं तुम पांचों को जादुई लहंगा देती हूँ। तुम जादुई लहंगों से कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, जादुई लहंगे से अपने साथ साथ औरों की भी मदद करोगी, वरना तुम्हें उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पांचों बहनों को सुंदर सुंदर लहंगे पहना देती है। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे और इससे सबकी मदद करेंगे। देखा बहनों, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे खड़े रहना चाहिए। उसका फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। देखो, जैसे हमें जादुई लहंगे मिले, फिर नेहा परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन नेहा की चारों बहनें इतनी जल्दी कैसे सुधर सकती थी? जादुई लहंगे पाकर चारों बहनों में बहुत घमंड आ जाता है। फिर वो मनोरमा माँ और अपनी बहन नेहा तक को छोड़कर अकेले ही शहर चली जाती हैं और जादुई लहंगे से एक सुंदर बड़ा सा घर बनवाकर वहीं पर रहने लगती हैं। वहाँ पर वो दिन रात क्लब में जाकर नाचती और मस्ती करती हैं। लेकिन फिर एक दिन जब वो चारों बहनें एक पार्टी के लिए जा रही होती हैं, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी भिखारन मिलती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटा। ये देखकर चारों बहनें गुस्से में गाड़ी से बाहर आ जाती हैं। ओ हेलो, क्या कहा? हम तुम्हें खाने के लिए दे दे? हट जा हमारे रास्ते से, हमें पार्टी में जाना है, देरी हो रही है हमें। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। इतना कहते ही चारों बहनों के लहंगे गायब हो जाते हैं और फिर से वो पहले वाले हालात में आ जाती है। ये देखकर चारों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं और उधर नेहा मनोरमा माँ के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है। और वहाँ चारों बहनें सड़क पर आ जाती हैं और भीख मांगने लगती हैं, क्योंकि अब वो नेहा के सामने किस मुँह से जाती। इसलिए चारों बहनें सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमें हमेशा अच्छे स्वभाव के साथ में हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।